सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, सिविल सेवा परीक्षा जीएस के तहत आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे और अपने लेक्चर के तहत मैंने बार बार आपको बताया है कि हमारा उद्देश्य ऐसे विषयों को उठाना है जिसकी सामग्री या कहिए कि सटीक सामग्री आप तक नहीं पहुंच पाती है और हो सकता है कि कॉन्सेप्ट भी न क्लियर हो पा रहा हो। मेरा उद्देश्य आपका समझ विकसित करना ही है या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही है। और इस संदर्भ में मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय टॉपिक उठाता हूं और उसी के तहत आज मैंने पॉलिटी में लिया है 9th शेड्यूल यानी 9वीं अनुसूची। वैसे भी आजादी के बाद जोड़ा गया पहला अनुसूची, ठीक है ना, क्योंकि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय कुल 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। और पहली अनुसूची जोड़ी गई आजादी के बाद वो कौन थी? 9वीं अनुसूची। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप लोगों ने 9वीं अनुसूची के बारे में जरूर पढ़ा होगा और आप जरूर जानते होंगे कि 9वीं अनुसूची का विषय क्या है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसमें जो विषय हैं उनका कार्य क्या था, या इसमें जो कानून आ गए हैं उनकी असल में परिस्थिति क्या है, असल में उनके तहत प्रावधान क्या है और क्या न्यायालय की पहुंच वहां तक है। वैसे तो संविधान का कोई भी ऐसा विषय जो संविधान के स्वरूप से मायने रखता हो, जो संविधान की सर्वोच्चता से मायने रखता हो, कोई भी विषय भारत के अंदर, कोई भी ऐसा विषय जो संविधान की सर्वोच्चता को चुनौती देता हो, वो न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आते ही आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 9वीं अनुसूची एकमात्र ऐसी अनुसूची है जिसमें कोई भी कानून अगर डाल दिया गया तो उसका न्यायिक पुनरीक्षण नहीं हो सकता। और आप ऐसे कह सकते हैं कि उसको लाया भी इसलिए गया कि न्यायिक पुनरीक्षण से वो मुक्त हो। 9वीं अनुसूची जोड़ी ही इसीलिए गई, प्रथम संविधान संशोधन किया ही इसलिए गया ताकि कुछ ऐसे कानून बने जो न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू से मुक्त, जुडिशियल रिव्यू से परे हो, जुडिशियल रिव्यू की वहां तक पहुंच। इसीलिए बना ही, इसीलिए लाया ही गया उसको। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 9वीं अनुसूची पॉलिटी के तहत। और मैं आपको बताऊं कि मेंस की परीक्षा में भी 9वीं अनुसूची से प्रश्न निश्चित बनेगा, क्योंकि ये एक विवादित विषय क्षेत्र है। और आप देखिए कि ये हमेशा ये चर्चित होता रहता। अभी हाल ही में हुआ कि आरक्षण के कानून को इसमें डाल दिया जाए, तो हमेशा ये अनुसूची चर्चा में रहता है। ये 2007 में भी चर्चा में आ गया, केशवानंद भारती के समय भी आ गया, हर समय ये चर्चा में रहता है। और मैंने अपने इस मंच से यही हमेशा प्रयत्न किया है कि ऐसे विषयों को हम आपके समक्ष जबरदस्त उठाएं। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि सिविल सेवा में तैयारी के दौरान अगर आप केवल विशेष क्षेत्रों को चुन ले रहे हैं और कुछ क्षेत्र के तहत ही निश्चित हो जा रहे हैं, बहुत खतरनाक होगा तैयारी में। कहीं ना कहीं आपको अपने विषय क्षेत्र के हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ तो जानना ही। समथिंग इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन समथिंग, दिस इज द बेस्ट फार्मूला फॉर सक्सेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस।
भारतीय प्रशासनिक सेवा में सफल होने का जो सबसे बढ़िया फार्मूला है, समथिंग इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन समथिंग। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ऐसे टॉपिक हैं, आप उसके बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं, और कुछ टॉपिक के बारे में आप पूरा 24 घंटा लगा दिए। ये नहीं सही तरीका है। आपके सिलेबस के अंतर्गत मैंने देखा बहुत सारे टीचर ये कहते हैं कि क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी यह जानना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मेरा मानना है ये बहुत खतरनाक सिंबल है। भाई आयोग ने जो सिलेबस बनाया है, तो क्या आयोग मूर्ख है क्या? अगर आयोग ने अपने सिलेबस में इन चीजों को रखा है तो मूर्ख है वो, इसलिए दे रखा है सिलेबस में कि क्या नहीं पढ़ना है, या क्या नहीं पढ़ने वाले विषय वो अपने सिलेबस में शामिल करेगा। कोई बात हुआ? आपके सिलेबस के अंदर जो भी है उसको जानना ही जानना है। आप ना जान के बैठ रहे, इसका मतलब अपने आप को भुलावे में रख रहे हैं। आयोग के सिलेबस के अंतर्गत जो है, अगर आप उसको ना जान के बैठ के मेंस की परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा भुलावा, सबसे ज्यादा अपने आप को छल करना वो आप कर रहे हैं अपने आप से, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। इसी संदर्भ में मैं ऐसे विषयों को जरूर उठाता हूं जहां हो सकता है कि आपका ध्यान न पहुंच पा रहा हो, या आप केवल उसका विषय क्षेत्र जानकर हट जा रहे हैं, और मेंस की परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिस प्रोटेम स्पीकर का काम केवल, अब आइए प्रोटेम स्पीकर क्या है? जैसे ही नई लोकसभा आती है, सबसे वरिष्ठ सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया था, इसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। उसका काम केवल और केवल शपथ ग्रहण कराना है सदस्यों को। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इसी प्रोटेम स्पीकर पर आईएएस की परीक्षा के मेंस परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। अब बताइए प्रोटेम स्पीकर पे क्या पूछा जा सकता है, क्या आदमी लिख सकता है? लेकिन ये प्रश्न आ गया एग्जाम में। आयोग देख रहा है कि कठिन से कठिन प्रश्नों में आपकी सोच कहां तक जा रही है, और बिल्कुल इजीली प्रश्न जिसमें जो 4 शब्द भी आप नहीं कह सकते हैं, उसमें भी आप कहां तक सोच पा रहे हैं। तो आप बताइए कैसे ये कह सकते हैं क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हमको ये जानना। कैसे आप कह सकते हैं क्या प्रोटेम स्पीकर मेंस में लिखा जा सकता है? कितना लिख सकते हैं? लेकिन आयोग ने दे दिया। तो मुझे बड़ा कभी कभी कष्ट भी होता है जब टीचर्स इस बात को बता। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं आप लोगों को बहुत बता देना चाहता हूं अपने इस मंच से, जो सिलेक्ट हो जाता है वो जो भी कहते वो एक सिद्धांत बन जाता है। अब भले उसने उसका प्रयोग न किया, भले उन आदर्शों सिद्धांतों को अपने जीवन में वो न लाया, लेकिन आपसे तो उसने कह दिया। अब आप मान लिए बस करो यही मॉडल है आईएएस की तैयारी का, ऐसा कभी मत करिए। अगर आप अपने अंतर्मन से सोचेंगे तो खुद ही जवाब मिल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। बहुत ज्यादा किसी दूसरे अगर आप आईएएस की परीक्षा देने आ रहे हैं तो निश्चित ही आप असाधारण व्यक्तित्व हैं, निश्चय ही आप लोगों से अलग सोचने वाले हैं। तो इतना तो आप जान ही रहे हैं क्या सही क्या गलत है। आप वही करिए जो वास्तव में सही है, जो आपका अंतर्मन कर रहा है, वो आपको सफलता 100% दिला देगा। ठीक है, आइए हम लोग 9वीं अनुसूची शुरू करते हैं। भारत का जो भारतीय संविधान का जो प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, इन 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, इसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 31 उपखंड ख, खंड ख, यानी आर्टिकल 31 क्लास बी, यानी आप इसको एक शब्द में, हालांकि वो शब्द नहीं सही होता, 31 ख के तहत अनुच्छेद संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत आर्टिकल 31 ख जोड़ा गया, और इसके तहत भारत के संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई जिसको कहा गया 9वीं अनुसूची। अब प्रश्न ये उठता है कि 9वीं अनुसूची में का विषय क्षेत्र क्या है। 9वीं अनुसूची में जनरली जो पहले शामिल किए गए थे वो जनरली भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून लाए गए थे।
अब प्रश्न ये उठता कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका आवश्यकता था क्यों। देखिए, जब आजादी मिली देश को तो जाहिर सी बात है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और चारों ओर खुशहाली की प्रक्रिया सरकार करना प्रारंभ कर दी। विकास कार्य तेजी से चलना प्रारंभ हो गए। भले ही संसाधन कम थे भारत के पास, लोगों की अपेक्षाएं बहुत अधिक थीं, लेकिन सरकार अपने कार्यों को करना प्रारंभ कर दी जिससे जनता खुशहाल हो। लेकिन ये वो समय था जब बहुत बड़े पैमाने पर विकास कार्य हो रहे थे और विकास कार्यों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में जमीन चाहिए थी, लैंड चाहिए थे। चाहे आप कारखाने बना रहे हो, चाहे आप फैक्ट्रियां बना रहे हो, चाहे आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगा रहे हो, चाहे आप चौड़ी चौड़ी सड़कें बना रहे हो, सबके लिए तो जमीन चाहिए था। और जमीन ज्यादातर थे किसके पास? बड़े बड़े जमींदारों, जागीरदारों, राजाओं, महाराजाओं के पास। और आप जैसे ही उनके जमीन को लेते, जैसे आप लैंड रिफॉर्म्स लाते, भूमि सुधार के कानून लाते और उनके तहत उनके जमीन का अधिग्रहण करते, उन जमींदारों, उन जागीरदारों, उन राजाओं के, वैसे वो कोर्ट में चले जाते। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार भी भारत के संविधान में उस समय 7वां मौलिक अधिकार था। 7th फंडामेंटल राइट जो है वो संपत्ति का अधिकार था। यानी सरकार के समस्त विकास कार्यों पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था कि आप इसको कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि आपको जमीन चाहिए, चाहे आप जो भी डेवलपमेंट करें, और उस डेवलपमेंट के लिए अगर आपको जमीन चाहिए तो इन लोगों का अधिग्रहण करना ही करना है। ये वही समय था कि उस समय बिहार के गवर्नमेंट ने भूमि सुधार कानून लाया और उस भूमि सुधार कानून जो बिहार में आया था उसको पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। अब तो नेहरू के समक्ष ये प्रश्न उठ गया कि जब पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के भूमि सुधार कानून को रद्द कर दिया है तो अगर हम कोई भूमि सुधार कानून पूरे भारत के लिए ला रहे हैं तो तुरंत रद्द हो जाएगा। अब नेहरू जी को ये लगा कि सबसे पहले इस समस्या से उबरना पड़ेगा, तभी कोई विकास योजनाएं लानी होंगी, तभी देश में विकास कार्यों को एक निश्चित गति दिया जा सकेगा। और यही कारण है कि नेहरू जी ने इसीलिए प्रथम संविधान संशोधन करवाया 1951 में और एक अनुच्छेद 31 ख जोड़ा, जिसके तहत एक नई अनुसूची लाई गई, 9वीं अनुसूची। आप विषय को पहले समझिए, विवाद को मैं बाद बताता हूं। और इस 9वीं अनुसूची में जनरली भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित सारे कानून ला गए, ठीक है ना। एक प्रकार और यह भी प्रावधान कर दिया गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून शामिल हैं उसका न्यायिक पुनरीक्षण नहीं हो सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, न्यायालय इन कानूनों की जांच नहीं कर सकता है या न्यायालय इन कानूनों को रद्द नहीं कर सकता, इस आधार पर कि ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं या इस आधार पर कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। एक प्रकार से दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। यानी एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का सामूहिक और जुडिशरी के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। हालांकि उस समय विकास कार्य चल रहा था और ये एक बड़ी बात थी कि देश के और ऐसा नहीं कि न्यायपालिकाएं हमारी ये नहीं जानती कि देश में विकास कार्यों की कितनी आवश्यकताएं हैं, और वास्तव में ये उस समय बहुत जरूरी भी था, क्योंकि देश सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्त हो रहा था और लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें, आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा थीं। तो सरकार अगर उनके लिए विकास योजनाओं को गति दे रही थी तो गलत नहीं था,
लेकिन उस समय ये माना गया कि ये कहीं न कहीं देश सेवा से प्रेरित होकर इसको लाया गया है, बहुत इसका विवाद उस समय नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ही अनुसूची 9, उस समय 13 कानून शामिल किए गए, जनरली भूमि सुधार से, लैंड रिफॉर्म से, और जो जमींदारी प्रथा थी उसके उन्मूलन से संबंधित कानून थे। लेकिन जैसे जैसे ये समय बढ़ता चला गया, इसमें बहुत सारे नए कानून शामिल करते गए और कुछ तो लोक लुभावने कानून भी शामिल किए जाने लगे। कुछ ऐसे कानून भी शामिल किए जाने लगे जो सीधे साधे वोट की राजनीति से प्रेरित थे और जिनके प्रति निकृष्ट मानसिकता भी उसके पीछे थी। नेहरू जी ने तो उस समय लाया इसको इसलिए कि भाई हम ताकि लैंड रिफॉर्म कर सके और देश में विकास कार्यों को गति दे सके। लेकिन ये एक प्रकार से राजनीतिक चालबाजियों की पिछवाड़ी गली बन गई और सभी लोग जो है अपने अपने कानून जो लोक लुभावने थे, जैसे तमिलनाडु का 69% आरक्षण का जो कानून था, फिर और भी बहुत सारे कानून इसमें लगातार शामिल होते चले गए और कुल मिला के 284 कानून हो गए, 284। बहुत बड़ी बात हो गई। 13 कानून से शुरू हुआ यह सफर नेताओं के स्वार्थपूर्ण राजनीति का एक अंग हो गया और लोक लुभावने कानून भी इसमें शामिल किए जाने लगे। उसके पीछे उद्देश्य यही था कि कुछ भी इसमें हम शामिल कर दे, न्यायालय उसको रद्द नहीं कर पाएगा, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया यहां तक आपको बात? लेकिन अब इस पे विवाद भी बढ़ता गया। बहुत सारे संगठन इसके विरुद्ध भी होते चले गए कि भाई इसमें बहुत सारे ऐसे कानून भी ला दिए जा रहे हैं जो संवैधानिक ढांचा को भी डिस्टर्ब कर रहा है, जो सामाजिक रीति नीति नियमों को भी डिस्टर्ब कर रहा है और उसको इसमें शामिल कर दिया जा रहा है। उनका जुडिशियल रिव्यू बहुत जरूरी है। 2007 में एक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और वो एक क्रांतिकारी निर्णय था। बहुत सारे संगठनों के, बहुत सारे अन्य लोगों के प्रभाव से 2007 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के पहले अनुसूची 9 में जितने कानून डाले गए, ठीक है, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती वाद के बाद जितने भी कानून डाले गए 9वीं अनुसूची में, सबका जुडिशियल रिव्यू होगा। और न्यायालय ने कहा संविधान का संशोधन करना और संविधान की रचना करना दोनों अलग है। संसद को संविधान की रचना करने का अधिकार नहीं, संशोधन करने का अधिकार है। लेकिन जैसे ही संसद ने संविधान का रचना करने का प्रारंभ किया, उसका जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा। संसद को संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इतना अधिकार नहीं है कि वो संविधान के मूलभूत ढांचा को वो डिस्टर्ब कर सकता है। ये अधिकार नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में भी कोर्ट ने कहा था कि संविधान का संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जिसका जुडिशियल रिव्यू हो सके। तो वर्तमान स्थिति 9वीं अनुसूची क्या है कि इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून तो शामिल थे ही, बाद में कुल मिला के 284 कानून। क्या इनका पुनरीक्षण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि जो अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती वाद के पहले के जो कानून हैं जिसमें शामिल किए गए हैं, उनका पुनरीक्षण नहीं होगा। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद के बाद जितने कानून इसमें शामिल किए गए, स्वार्थपूर्ण राजनीति से प्रेरित होकर उनका जुडिशियल रिव्यू होगा और जरूरत पड़ा तो रद्द किया जाएगा। यही इस समय वस्तु स्थिति किसकी है? 9वीं अनुसूची की।
तो केवल ये मत जाने कि इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून है, ये जाने कि इसकी वास्तविक स्थिति क्या है। ये लाया इसलिए गया ताकि भूमि सुधार कानूनों को गति दिया जा सके, विकास कार्यों को तेजी ला जा सके, लेकिन धीरे धीरे यह स्वार्थपूर्ण राजनीति का एक अड्डा बनता चला गया और सुप्रीम कोर्ट को वर्तमान में अभी भी एक चर्चा का विषय आया कि आरक्षण कानूनों को इसमें डाल दिया जाए ताकि कोर्ट उसको रद्द न कर सके। ये विवाद चल रहा है, अभी भी एक नया विवाद शुरू हो गया था। ठीक है, इसको लाया गया क्योंकि आरक्षण कानूनों को जो पदोन्नति का कानून है जिसको कोर्ट ने रद्द कर दिया था, ऐसे कानूनों को भी लाके इसमें रख दिया जाए ताकि इसका जुडिशियल रिव्यू ना हो सके, कोर्ट उसको रद्द ना कर सके। तो आरक्षण कानूनों को भी इसमें रखने का मांग हो रहा है। इसीलिए 9वीं अनुसूची बार बार विवादित होता है क्योंकि स्वार्थपूर्ण राजनीति का युग है। राजनेता अपने सारे कानूनों को लाएंगे जो स्वार्थपूर्ण है। तो आपको यह जरूर जानना चाहिए कि प्रावधान तो प्रारंभ में यही था कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय ला दे जाएंगे उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में 2007 के निर्णय से ये निर्धारित हो गया कि 1973 के पहले जो भी होगा उसका पुनरीक्षण तो नहीं होगा, लेकिन 1973 अप्रैल अप्रैल 1973 माने केशवानंद भारती का जो वाद आया था उस समय से, लेकिन उसके बाद वाला जो भी कानून रखा जाएगा उसका परीक्षण हो सकेगा। यही 9वीं अनुसूची का वर्तमान स्थिति है। तो आज मैंने इस विषय को आपको बताया। एक नए विषय के साथ मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।